ये चालू हो गया, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोग जो है रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको बता दिया गया है। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण में सबसे पहले आप यह जानेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक को आप रीजेंट इंग्लिश में बोलते हैं और उत्पाद को हम आप प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम आप लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको हम आप लोग क्या कर सकते हैं, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। इसके बाद उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उसमें जो परिवर्तन होगा या अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम आप लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन गैस, क्या कहते हैं, मेथेन गैस। मेथेन गैस की अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से कराते हैं। तो ऑक्सीजन से जब कराते हैं तो हमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो जो मेथेन होता है यह जनरली जो है गैसीय स्टेज में रहता है। जब गैसीय स्टेज में रहता है तो इसको हम आप लोग क्या करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है इसको हम आप लोग भी जो है गैस के रूप में ही होता है, इसको भी हम आप कहते हैं जी से ही प्रदर्शित करते हैं। तो मेथेन और ऑक्सीजन के मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी जो है गैस के रूप में ही रहता है और जो जल है यह भी जो है गैस के रूप में रहता है। इसलिए इससे हम आप लोग जो है जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और आप जान लेते हैं इसमें कि जब अभिकारक या उत्पाद में जो अणु होते हैं अगर वो ठोस के रूप में होते हैं उनको हम आप यस के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, एस, सॉलिड। अगर मान लीजिए वह गैस के रूप में रहता है तो उसको कहते हैं जी से लिखते हैं। किस में लिखते हैं, जी से। अगर मान लीजिए अगर अणु जो है, अणु में जो है जल उपस्थित है उसे हम आप लोग जो है एक्वस, एक्वस लिखते हैं, जलीय विलयन। किस में लिखते हैं, जलीय विलयन के रूप में लिखते हैं। और इसी रासायनिक समीकरण में आप देखेंगे जो भी चीजें हमें आपको पढ़नी होगी, सबसे पहले हमें आपको तत्वों के नाम तो जानना जरूरी है। जब तत्वों के नाम आप जान जाएंगे तब आप रासायनिक समीकरण को आसानी से पढ़ सकते हैं।
और यह चीज़ आपको जो है क्लास 9th में जो है पढ़ाया जा चुका है, और 9th में अगर आप इसको ध्यान से पढ़े होंगे ये चीज़ें आपको जो है आसानी से समझ में आ जाती है। और इसके बाद ये देखते हैं कि जो दूसरा एग्जाम्पल्स होगा आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया आप क्या करते हैं, जब जल से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, जल से कराते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड की जल से कराएंगे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप कराएंगे, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल द्वारा, तो हमें आपको क्या मिलता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस आप लिख सकते हैं H2O, क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2O। तो देखिए रासायनिक समीकरण जब भी हम आप लिखते हैं तो इसमें रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना होता है। संतुलित करने के लिए आप देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह रहता है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान रहता है, और समीकरण के बाईं तरफ, तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ जब प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों की संख्या समान रहती है तो वह समीकरण क्या रहता है, संतुलित रहता है। अगर तत्व समान नहीं रहते हैं तो वह समीकरण क्या होता है, असंतुलित माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे इस रासायनिक समीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड के आप क्या लेंगे, 6 अणु लेंगे, और जल के आप 12 अणु लेंगे, जल के 12 अणु। इसके बाद ग्लूकोज का आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 अणु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होगा, यहाँ पर 6 अणु होगा, और जल का भी क्या होगा, यहाँ पर 6 अणु होगा। तो देखेंगे इस समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जिसको हम आप बायां पक्ष कहते हैं, इसे कहते हैं RHS, मतलब इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, मतलब दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और बायां पक्ष में देखते हैं प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या रहती, समान रहती है, तो वह जो समीकरण होगा वह संतुलित समीकरण होगा। इस संतुलित समीकरण में देखेंगे यहाँ कार्बन के 6 परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु, दाईं तरफ देखते हैं यहाँ भी कार्बन के 6 परमाणु। इसके बाद आप ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ 6 का इस कार्बन डाइऑक्साइड में मल्टीप्लाई हुआ है, तो 6 का मल्टीप्लाई जब ऑक्सीजन से करते हैं तो ऑक्सीजन क्या कितने हो गए, 12 परमाणु हो गए, और इधर कितने हो गए, जल में 12, 12 12 24 हो गए। इधर भी हम आप देखते हैं, इधर भी आप देखते हैं ऑक्सीजन के जब कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 12 24 हो गए। यहाँ आप देख रहे हैं 6 दूनी 12 और 6 18, 18 6 24। तो दाईं तरफ भी जो है ऑक्सीजन के 24 परमाणु हैं और बाईं तरफ भी ऑक्सीजन के 24 परमाणु हैं। इसके बाद आप जल को संतुलित करते हैं तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, 24 परमाणु। इधर भी आप दिख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 6 दूनी 12, तो 12 परमाणु जो दाईं तरफ हो गए और बाईं तरफ हो गए। तो यह जो समीकरण आपका रहा बेटा, वैसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, संतुलित समीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संतुलित समीकरण।
संतुलित समीकरण में देखेंगे कि जो रासायनिक प्रक्रिया आप करा रहे हैं, इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक है, इस जिंक की क्रिया आप हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। तो जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस को जो है क्या कर रहा है? विस्थापित कर देगा। अब इसमें देखते हैं कि ये जो तीर का निशान है, इसके बाईं तरफ और इसके दाईं तरफ परमाणुओं की संख्या जो समान नहीं है। जब परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो इसे हम आप लोग जो है स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, इसे ढांचा समीकरण कहते हैं। ढांचा समीकरण, इस ढांचा समीकरण को आप कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम जानते हैं? कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये जो कंकाली समीकरण है, इसको आप ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण। जब यह समीकरण संतुलित नहीं है तो संतुलित करने के लिए हम आप क्या करेंगे? अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होगा। तो देखते हैं कि समीकरण के बाईं तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर क्या लिखते हैं? अभिकारक रहता है। क्या रहता है? अभिकारक। तो अभिकारक में जिंक परमाणुओं की संख्या 1 है। उत्पाद की तरफ आप देखते हैं जो राइट हैंड साइड है, यहाँ भी जिंक की संख्या 1 है। इसके बाद आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो HCl है, इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है, दाईं तरफ हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है। तो इस हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए बराबर करने के लिए 2 करने के लिए आप HCl में जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गए और 2 क्लोरीन परमाणु, और दाईं तरफ भी कितने परमाणु हैं? 2। इसलिए आप देखते हैं कि यह जो रासायनिक समीकरण है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर आपसे पूछा जाए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह जो समीकरण होगा संतुलित समीकरण होगा। क्या होगा? संतुलित समीकरण। तो आप जो है यह संतुलित समीकरण अर्थात आप देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आपको कक्षा 9 में जो है बताया गया होगा। इसको समझने के लिए कक्षा 9 में आपको जो है विधिवत अब जो है बुक का अध्ययन करना पड़ेगा और इसमें तत्वों की संख्या को जो है आपको जानना होगा, उनके संकेत जानना होगा, तब तो आप रासायनिक समीकरण को जो है आसानी से पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। तो देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है, इसको आप लिखने की विधि पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में आप बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों के अणुसूत्र मालूम होने चाहिए। कहने का मतलब जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें क्या क्या रहता है? अभिकारक। क्या रहता है? अभिकारक। और क्या रहता है? उत्पाद। तो तीर के बाईं तरफ अभिकारक और तीर के दाईं तरफ क्या रहता है? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के अणुसूत्र आपको मालूम होने चाहिए। जब आपको यह मालूम रहेगा तभी आप रासायनिक प्रक्रिया को जो है आसानी से करा सकते हैं। अब रासायनिक प्रक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन के बाद क्या बनाता है? नए उत्पाद। इसलिए आप रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन बता सकते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने नए उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए आप बता सकते हैं अभिकारक बराबर उत्पाद, अभिकारक बराबर उत्पाद। अब वही चीज आपको यहाँ बताया जा रहा है, रासायनिक समीकरण लिखने की भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों के अणुसूत्र मालूम होने चाहिए। तो वह जो अणुसूत्र होगा, आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया मेथेन है, मेथेन का अणुसूत्र आप बताएं, लिखेंगे CH4, CH4। ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र CO2, जल का H2O। तो ये चीज आपको जो है मालूम होनी चाहिए, तभी आप जो है रासायनिक समीकरण को जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक, तो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आणविक रूप में लिखने के लिए मतलब से हाइड्रोजन, क्या कहा जाए, हाइड्रोजन कहा जाए। तो हाइड्रोजन का जो आणविक रूप होगा वह H2, क्या होगा, H2 होगा। ऐसे क्लोरीन हो, क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन का जो आणविक रूप होगा वह क्या होगा, Cl2, क्या होगा, Cl2। इसी प्रकार ब्रोमीन आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो आणविक रूप हो क्या होगा, Br2, Br2। तो आप यहाँ बता सकते हैं रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आप बता सकते हैं हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं, ब्रोमीन को Br2 से लिखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु। एक परमाणु, एक परमाणु, द्विपरमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु। एक परमाणु अणु में भाग लेने वाले, अणु में भाग लेने वाले तत्वों को जब सांकेतिक रूप में या प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो वह आप बता सकते हैं एक परमाणु होगा। क्या होगा, एक परमाणु। क्या होगा, एक परमाणु। जैसे मान लीजिए एक परमाणु में आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान दे सकते हैं। इसके अलावा एक परमाणु जो तत्व होते हैं उनको आप कह सकते हैं, जैसे सोडियम है, इसको आप Na से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम है, इसको आप K से प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद कैल्शियम है, इसको आप Ca से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, एक परमाणु। इसी प्रकार द्विपरमाणु, दो परमाणुओं से बने तत्व को हम आप लोग कहते हैं द्विपरमाणु। दो परमाणुओं से बने अणु को आप क्या कर सकते हैं, द्विपरमाणु कर सकते हैं। अब द्विपरमाणु में आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे H2, Cl2, Na2। इसके अलावा आप Br2 दे सकते हैं, F2 दे सकते हैं। यह क्या हो गया, द्विपरमाणु हो गया। क्या हो गया, द्विपरमाणु। इसके बाद बहुपरमाणु, बहुपरमाणु में आप बताएंगे
दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक परमाणुओं से बने अणु को बहु परमाणु कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो O3S8, O3S8, Cl7, O3, यहां पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, S8 सल्फर के 8 परमाणु हैं, Cl7 यहां पर क्लोरीन के 7 परमाणु हैं। इसलिए इसको हम आप लोग क्या कहते हैं, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को आपको बताया गया, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु। एक परमाणु का आप समझ गए, द्विपरमाणु भी समझ गए, बहुपरमाणु भी समझ गए। इस प्रकार आप जो है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में 3 पॉइंट जो है बता सकते हैं कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के अणुसूत्र मालूम होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको बताया गया, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। इसी को हम आप लोग जो है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने की। इसके बाद बेटा इसी पार्ट में जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग जो है इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आप बताएंगे इसमें वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आप बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आप बताएंगे विनिमय अभिक्रिया। अगला बता सकते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया।
तो देखिए संयोजन अभिक्रिया को हम योग अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया का मतलब यह होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम आप लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कार्बन है, इसके आप ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो आपको जो है मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह आप बता सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसी प्रकार वियोजन, इसको आप वियोजन अभिक्रिया का मतलब आप देखेंगे कि वह अभिक्रिया जो किसी कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाती हैं, उन्हें हम आप लोग जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब ताप देंगे मतलब गर्म करेंगे तो यह दो या दो से अधिक भागों में जो है वियोजित हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को आप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए विस्थापन का मतलब यह होता है एक स्थान मतलब कोई वस्तु उसको हटा करके उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु ला करके रख दिया जाए, तो उसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप कमरे में बैठे हैं और कोई विशेष व्यक्ति आ गया, आप खड़े होकर के जो है उसको एक उचित स्थान देते हैं और अपने लिए एक नया स्थान ढूंढते हैं, तो उसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाशील तत्व जलीय विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया का, जैसे जिंक है, इसकी जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर को विस्थापित कर देता, हटा देता है। इसका मतलब यह हुआ जिंक कॉपर की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है कॉपर का स्थान ले लेता है और आप देखते हैं क्या बनता है? जिंक सल्फेट और कॉपर। यह विस्थापन अभिक्रिया का जो है एग्जाम्पल। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसी के साथ साथ आप विनिमय अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए जो विनिमय अभिक्रिया होती है इसको हम आप एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और जो एक्सचेंज रिएक्शन होता है इसको आप अदला बदली कह सकते हैं। कह सकते हैं अदला बदली। तो इस अदला बदली में देखेंगे कि जो जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, इसकी आप पोटेशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें आयनों की क्या होती है? अदला बदली होती है। तो आयन का मतलब आप जान रहे हैं आवेश युक्त परमाणुओं को आयन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है,
सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस, सोडियम पर प्लस आवेश और क्लोरीन पर जो है माइनस आवेश। पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम पर प्लस, ब्रोमाइड पर माइनस आवेश होगा। इसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड के मध्य आयनों की अदला बदली होगी। जब आयनों की अदला बदली होगी तो आपको क्या मिलेगा, NaBr प्लस KCl। इसको हम आपको क्या कह सकते हैं, विनिमय अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनिमय अभिक्रिया। लास्ट आप देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन में सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में देखेंगे अणु, परमाणु व आयनों द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण व हाइड्रोजन का त्याग ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन का मतलब आप देखेंगे, अपचयन देखेंगे तत्व, परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा हाइड्रोजन का ग्रहण तथा ऑक्सीजन का त्याग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन का ग्रहण होगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीकरण का एग्जांपल होगा। इसी प्रकार अपचयन का देखेंगे, इसे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, HCl प्राप्त। ये आप देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखिए बच्चों, आज रसायन विज्ञान का पार्ट 2 समाप्त हो गया। अगले दिन हम आपसे जो है अगली वीडियो मिलते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।